तो आज पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय। पॉलिटिक में आज पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय। इससे पहले संसद पढ़े थे, संसद का वीडियो हम अपलोड किए थे, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पर। तो आज हम सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से जितना भी क्वेश्चन आएगा सब इसमें कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पहले है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार इसके पास होता है। तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के अधिकार जो होता है वह संसद के पास होता है। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो वह 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कहीं कहीं 26 जनवरी भी देता है, तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश यानी कुल मिलाकर हो सकता है 33 + 1। 33 जो होगा वह उच्च न्यायालय का, एक सर्वोच्च न्यायालय का, जो कि 34 टोटल हो जाएगा। अगला है कि दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगला कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण जो होता है वह संसद के द्वारा किया जाता है। अगला कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? तो वह संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास। अगला कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। अगला कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। कह रहा है सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में सेवा यानी वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला है समानता उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है। समानतः उच्चतम न्यायालय सभी मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु इसके अनुमोदन से ही किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है, जो राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो वह होता है 65 वर्ष। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 134 के 1 है। 134 के 1 है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो वह कम से कम 5 होना चाहिए। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए। कितनी? 5 होनी चाहिए। आगे देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान भाग 5 में है, जो कि अनुच्छेद 124 से 147 तक में है। आगे देखिए कि अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान कहता है। 124 क्या कहता है? कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 126 के अंतर्गत कार्यकारी यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तथार्थ यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अगला अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है, यानी जो पहले सेवा कर चुके हैं उन्हें भी बुलाया जा सकता है, अनुच्छेद 128 के। अगला है कि अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 130 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति उसी के सुप्रीम कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 130 कहता है। अनुच्छेद 131 में है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिकता का निवारण है, विवरण मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति है। अपील के लिए विशेष अनुमति किसमें? अनुच्छेद 136 में। अगला अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है। अगला कि अनुच्छेद 141 कहता है कि 148 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है।
अगला है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति वर्णन मिलता है। 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति मिलता है। अगला है अनुच्छेद 145। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यपद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के नियम बनाने की शक्ति दी गई 145 में। अगला है अनुच्छेद 146। 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किया गया है। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति की प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 146 में है। आगे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि से पर आधारित होता है। तो भारत के संचित निधि से ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन निर्धारित किया जाता है। आगे देखिए, आगे है कि केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आता है उच्चतम न्यायालय के। अगला है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था? तो वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। अगला है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान मिलता है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137 में। किसमें? 137 में। अगला है भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो न्यायिक समीक्षा है। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो न्यायिक समीक्षा है। अगला भारत यानी संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको पास होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, इससे ऊपर नहीं होता है। अगला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकार का प्रवर्तन। अगला भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। आगे देखिए कि न्यायाधीशों को प्राप्त अगला के अनुच्छेद 121 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंधित आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। आगे देखिए कि न्यायालय की अवमान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में शक्ति का प्रावधान मिलता है। तो 129 में सर्वोच्च न्यायालय, 215 में उच्च न्यायालय अवमान की प्रावधान की शक्ति मिलती है। अगला न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 124 के 7 में कहा गया है। आगे देखिए, आगे है कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। अगला कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम किस आधिकारिक के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट बैंक ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त किया था। क्या किया था? कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट बैंक ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त किया था। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था।
अगला है सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? संवैधानिक विषय जुड़ी है अनुच्छेद 132 से, संवैधानिक विषय से जुड़ी अपील है 132 है। सिविल विषयों से जुड़ी अपील है अनुच्छेद 133। ये देखिए ये 4 जो है ये कहीं आपको किताब में नहीं मिलेगा। और आपराधिक विषयों से जुड़ी अपील है अनुच्छेद 134 में, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपील होता है 134 में। अब विशेष अनुमति से जाने वाली अपील है अनुच्छेद 136। तो 132, 33, 34 और 36 को याद रखेगा कि संवैधानिक विषय से जो है 132, सिविल विषयों से 133, आपराधिक विषयों से 134, अब विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील 136 है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी होगी? वह 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला है कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून को संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कह रहा है न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे संवैधानिक घोषित कर सकता है। आगे है कि भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी माना जा सकता है। अगला है कि लोकहितवाद यानी पील भी कह सकते हैं कि संकल्प का उद्गम किस देश में हुआ था? वह हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी USA में। अगला है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वह जो भी निर्णय लिया है तो उससे ऊपर उसका कोई न्याय नहीं होगा। अगला कि मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध में उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं तथा उच्च न्यायालय 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। इसमें 5 प्रकार के रीट दिया रहता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ें सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। इसके अगला वीडियो में हम देखेंगे राज्यपाल। तो जितना भी हम जितना भी वीडियो हम डाल रहे हैं प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देखें। ये बुक बहुत अच्छा है क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, क्वेश्चन जो है इस बुक से डायरेक्ट आता है। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। जय हिंद।